बेसिक लेवल तो हम लोग सीख चुके होंगे, उसके बाद फिर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग ट्यूसडे से करना इसके चालू कर देंगे, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो हम सीखेंगे, उसके बाद हमें सीखना होगा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। एक हम सीखेंगे यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाए ना, कोई भी स्कूल में, ठीक है, जब तुम्हारा स्कूल एग्जाम में जब होगी तो जो मेन क्वेश्चंस आते हैं ना इस चैप्टर में से वो ये वाले हैं, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम, उसकी एप्लीकेशंस, डेरिवेशंस, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हम लोग सीखेंगे विस्कस फोर्स। ये इस फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में टॉपिक तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग आज और कल में खत्म करेंगे ना, ठीक है, वो ये वाले हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे को तुम्हारे जो स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है उसके जो पेजेस के जो ऑर्डर है ना, ठीक है, उसमें से मेरे को कुछ स्किप भी करना पड़े ये 2 दिन, तो वो लोग हम जो भी टॉपिक स्किप होंगे ना इसके 20 की ऑर्डर के, ठीक है, वो हम लोग ट्यूसडे को कर लेंगे। और तुमको कहीं पर कोई भी समझने में कुछ दिक्कत आएगी ना, तो तुम मेरे को चैट बॉक्स में डाल देना, मैं तुमको वो चीज को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो लोग पहले पढ़ते हैं आइडियल फ्लूइड। हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, फ्लूइड चैप्टर, ठीक है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो फ्लो करती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। यहाँ पर जो हम फ्लूइड के बारे में जो मेनली जो स्टडी करेंगे वो लिक्विड्स होंगे। अब जो आइडियल फ्लूइड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। पहली बात तो आइडियल फ्लूइड जो होती है वो होती है नॉन कॉम्प्रेसेबल, दूसरी हो जाती है वो नॉन विस्कस, और तीसरी हो जाती है वो इरोटेशनल, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, नॉन फ्लूइड आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी। नॉन कॉम्प्रेसिबल मतलब तुम उसको दबा नहीं सकते हो, ठीक है, तुम उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तुम उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, आइडियल फ्लूइड पे। जनरली क्या होता है, कोई भी अगर तुम लिक्विड लेते हो ना, ठीक है, तुमने उसको ऊपर से ऐसे पिस्टल ला के दबाए ना, तो वो लिक्विड का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन हम जिस फ्लूइड की बात करें उसको हम लोग प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, उसका वॉल्यूम हम ऊपर से कितना भी प्रेशर अप्लाई करते हैं उसका वॉल्यूम कैसा रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब नॉन कॉम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है, पहले पॉइंट का मतलब वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन्स फिक्स्ड। ये एक आइडियल कहानी है, एक्चुअल ऐसा नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम उसको नहीं मान के चलते ना, तो हमारी जो स्टडी है ना फ्लूइड्स की, वो प्रॉपर्ली हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कैसे तुमने पढ़ा था कि जो स्ट्रिंग होती है वो मासलेस होती है, वो नॉन स्ट्रेचेबल होती है, लेकिन अगर वो एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मान करके चलते हैं, और मान के नहीं चलेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम उसको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कंसेप्ट हम लोग को कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी उससे, ठीक है, पढ़ाई डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है, इसलिए। सेकंड, नॉन विस्कस। विस्कस मतलब होता है कि फ्रिक्शन फोर्स तो हमने पढ़ के रखा हुआ है, अगर हम किसी बॉडी को फेंकते हैं तो उस बॉडी के बीच में, ग्राउंड के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इन द सेम वे जो लिक्विड होती है ना उसके लेयर के बीच में भी क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। जैसे कि मान लो तुम अगर एक बोट में जा रहे हो, बोटिंग आई थिंक सबने की होगी, जैसे हम बोट आगे बढ़ती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमने क्या किया, अंदर बैठ के में डंडे से या ओर से हमने इसको पानी को पीछे की तरफ धक्का मारा। हम देखते हैं पानी बोट को आगे की तरफ धक्का मारती है, बोट जो होती है आगे बढ़ती है। जब ये बोट आगे बढ़ती है ना, तो जो पानी जो होता है ना, वो हमने जैसे डंडा मारा, ठीक है, बोट आगे बढ़ी, मुश्किल से बोट थोड़ा सा आगे बढ़ती है, बोट जाकर के रुक जाती है। बोट क्यों रुकती है,
क्योंकि जो पानी होता है ना, वो इस बोट के ऊपर अप्लाई करता है एक बैकवर्ड फोर्स जिसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है? विस्कस फोर्स वही होता है जो हमारे ग्राउंड पे लगता है फ्रिक्शन फोर्स, ऑपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है? तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो लिक्विड होता है ना, ठीक है? वो जो होता है कि वो कैसा होता है, वो नॉन विस्कस होता है, ठीक है? मतलब वो किसी भी तरह का फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, ठीक है? जो लिक्विड पढ़ेंगे, ठीक है? अभी जो हमारे टॉपिक में होगा, ठीक है? तो वो जो आता है नॉन विस्कस फोर्स। हाँ, जब विस्कस फोर्स की बात आएगी, ठीक है? तो फिर उसको हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे, लेकिन अभी जो तुमको बता रहा हूँ वो कैसा होगा, नॉन विस्कस होगा, ठीक है? तो नॉन विस्कस भी लिख देते हैं, देयर इज नो टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है? कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता है। मतलब लिक्विड लेयर्स होते हैं ना, एक दूसरे को अपोज नहीं करते। कैसे, जब हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो हम बोलते थे ना कि सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है? यहाँ पर भी हम पढ़ाई के इनिशियल स्टेज में मान के चलेंगे कि वहां पे लिक्विड की लेयर से फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। फिर हमने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अलग से पढ़ा था, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। फिर यहाँ पर भी हम अलग से टॉपिक पे पढ़ेंगे कि जब विस्कस फोर्स होता है तो कहानी क्या होती है, लेकिन अभी हम मान के चल रहे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। और तीसरी बात कि लिक्विड जो होती है ना, वो रोटेट नहीं करते। लिक्विड कैसे मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन, मतलब कि वो ऐसे ट्रेवल करते हैं, ठीक है? वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ना कहीं घूमते नहीं है, ठीक है, गोल गोल, ठीक है? तो घूमते नहीं मतलब वो कैसे ट्रेवल करेंगे, वो मूव करेंगे स्ट्रेट पाथ में। तो तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ मैं, लिक्विड डोंट हैव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? ये तीन लिक्विड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा होगा, ये तुम लोग तीनों पॉइंट नोट कर जाना, तो व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड, तो वहां पे तुम आइडियल फ्लूइड के बारे में सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। जिस फ्लो की हम बात करते हैं ना, वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो, मान लो कि जब तुम छोटी क्लास में थे, नर्सरी में थे या केजी में थे, तो तुम लोग को बोला जाता था कि जैसे छुट्टी हुई, ठीक है, बेल बजी, तो क्लास टीचर आती थी और तुम लोग को ऐसे बोलती थी कि सब लाइन में चलोगे। तुम लोग क्या करते थे, ऐसे थे, ABCD E, जब लाइन में चलोगे ना, जैसे तुमने गेट क्रॉस किया, ठीक है, तुम्हारा मोशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तुम्हारा मोशन कुछ ऐसा रहता है। तुम एकदम ऑर्डर में ही चलते हो, ठीक है, एक के पीछे एक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रीम लाइन, ठीक है? लिक्विड के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है? जब मान लो लिक्विड मूव करते हैं ना, जब वो अपने कहीं से भी मूव करें, अगर वो अपने ऑर्डर को मेंटेन करते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइन। लेकिन अगर सोचो कि मान लो तुम सी से चले गए, सी वाला बच्चा क्या हुआ, हाँ, ए की जगह पे चला गया, धक्का मार करके ए वाला सी की जगह पे आ गया, ई वाला बी की जगह पे आ गया, बी वाला ई की जगह पे आ गया। अगर ऐसा कुछ हैफेजर्ड हो जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो स्ट्रीमलाइन नहीं कहलाएगा, वो कहलाता है टर्बुलेंट। वो क्या कहलाता है, ठीक है? इफ दिस ऑर्डर इज मेंटेन्ड ना, इट इज स्ट्रीमलाइन, एंड इफ दिस ऑर्डर इज नॉट मेंटेन्ड, ठीक, इट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। जैसे कि पानी का तुम देख लो, पानी बह रहा है, ठीक है, और तुम देख लो पानी बिल्कुल से आराम से बह रहा है, ठीक है, वो फ्लो कैसा हो गया, स्ट्रीमलाइन। लेकिन मान लो कभी अचानक से कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आने में पानी कैसा होता है, एकदम से उसका जो फ्लो होता है वो एकदम हैफेजर्ड हो जाता है, वो कैसा फ्लो हो गया, टर्बुलेंट। अब ये तो ऐसे तुमको मैंने एग्जांपल के तौर पर समझा दिया, ठीक है? अभी स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा होता है, जरा देखो, ये ऐसे,
ये ऐसे करके लिक्विड का फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो देखने में कैसा लगता है? ये हमारे 3 पॉइंट हुए, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो जब होगा ना, तो बिल्कुल से हर मॉलिक्यूल एकदम ऑर्डर फॉलो करेगा। ये यहाँ पर है, ये इसके पीछे है और ये इसके पीछे है। पूरा फ्लो होता रहेगा ना, तो हमेशा ये वाला जो है, ठीक है, इसके पीछे रहेगा और ये वाला इसके पीछे रहेगा। और क्या होता है देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो में, जैसे हमने देखा कि मान लो कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी ऐसी थी, इसकी वेलोसिटी ऐसी है, इसकी वेलोसिटी ऐसी है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा उसकी वेलोसिटी ऐसी है। अब कोई भी पॉइंट अगर मान लो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, हम यहाँ पर बैठ जाते हैं, ठीक है, और हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसको पास करेंगे, पीछे से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको पास करेंगे, हर एक की वेलोसिटी यहाँ पर आकर के सेम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? अलग-अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग-अलग है। किसी की ऐसे है, किसी की ऐसे है, किसी की ऐसे है। लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जितने भी मॉलिक्यूल पास करेंगे, उन सब की वेलोसिटी कैसी होगी? तो आंसर है सेम होगी, कॉमन होगी। यहाँ से जितने भी मॉलिक्यूल पास करेंगे, उन सब की वेलोसिटी कैसी होगी? सेम होगी और कॉमन होगी। हियर दैट इज कॉल्ड एज़ स्ट्रीमलाइन्ड फ्लो। क्लियर हो गई बात? ठीक है। Different points can have different velocities, but all the molecules passing through a common point will attain the common velocity. यहाँ लिख देता हूँ, in streamline flow all the particles passing through a common point will attain a common will attain same velocity as preceding particle through that point. ठीक है, फुल स्टॉप, इतना नोट कर लो। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग वेलोसिटी होती है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी तक की पढ़ने की आदत नहीं लगी। मान लो नर्सरी से आए, केजी में आए, 1 में आए, 2 में आए, 3 में आए, 4 में आए, 5 में आए, 6 में आए, हर बार तुम अलग अलग सिलेबस पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तुम्हारी एक बच्चे की कहानी देखी जाए तो हर बार हर साल तुम अलग अलग चीजें पढ़ते आ रहे हो ना। लेकिन अगर तुम्हारे पीछे के देखे जाए बच्चे, ठीक है, तो लेकिन एक बात तो तुम देखो, हर बच्चा जो क्लास 11 से पास करेगा, ठीक है, तुम्हारे पीछे कितने भी बच्चे हो, ठीक है, जो भी 11 साइज से पास करेंगे उनको सेम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, जितने पार्टिकल भी एक पॉइंट से पास करेंगे उनको सेम वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन अलग अलग पार्टिकल्स, वही पार्टिकल के पास अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग मोमेंट की होगी। ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा? कॉमन वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, आई बात सबको समझ में? इस पे कोई दिक्कत है किसी को? सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, तुम्हारी डेफिनेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक खत्म हो गई है। ठीक है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, however different particles have different velocities। ठीक है, however different particles have different velocity at different time, at different
लोकेशन। समझ में आया कि नहीं आया सबको? कोई दिक्कत इसको समझने में? नोट कर दो इसको सब कोई। स्ट्रीमलाइन का उल्टा क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो। द फ्लो इज नॉट स्ट्रीमलाइन, इट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि मान लो हमारे पास अ, कोई भी अगर कंटेनर है, ऐसे करके थोड़ा सा ना मैं फिगर को ऐसा बनाता था कि समझ में अच्छे से आए। मान लो यहाँ से हमने क्या किया, कुछ ही लिक्विड को डाला, ठीक है। जब ये लिक्विड यहाँ से एंटर करता है, ठीक है, और ये लिक्विड जैसे ही यहाँ से फ्लो करके बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये बात समझ के चलो कि जितना लिक्विड का मास यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है, उतने ही लिक्विड का मास यहाँ से क्या करेगा, एग्जिट भी करेगा। क्लियर? जो अमाउंट ऑफ लिक्विड यहाँ पे एंटर करेगा ना, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे अगर लिक्विड यहाँ से वॉल्यूम भी एंटर करवाया है, या मास m अगर एंटर करवाया है, तो यहाँ से भी कितने लिक्विड निकलेगा मास, यहाँ से लिक्विड का जो मास निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो m मास ही यहाँ से एग्जिट भी करेगा। ये जो प्रिंसिपल होता है ना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ से मैं और भी दिखा देता हूँ लिक्विड को। इसको ऐसा लिखा जाएगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड entering a container is equal to amount of liquid exiting from the container। ठीक है, अगर वॉल्यूम भी यहाँ पे एंटर किया है लेट से, तो कितना उस, देखो कहीं से ये कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, कहीं से लिक्विड एंटर नहीं कर सकता, कहीं से लिक्विड एग्जिट नहीं कर सकता। अगर हमने यहाँ से लिक्विड का वॉल्यूम अगर V1 पुट किया है, यहाँ से कितना निकलेगा, V2 निकलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मास तो कांस्टेंट है ना। तो और लिक्विड कॉम्प्रेस हो नहीं सकता है, क्योंकि लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, जितना आएगा उतना जाएगा। अगर हमने 1 मीटर क्यूब अगर यहाँ से एंटर किया, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 1 मीटर क्यूब निकलेगा। V1 इक्वल्स टू V2। अब सोचो ये V1 क्या हो जाएगा, मान लो अगर इतना सा एंटर किया, ठीक है, इतना लिक्विड अगर एंटर किया यहाँ से कितना लिक्विड एग्जिट करेगा देखो तो। इतना अगर एंटर किया है, ठीक है, ये पूरा भरा हुआ था मान लो, ऐसा सोच के चलो। तो मैं थोड़ा और इसको ना तुमको फील करवाने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये ऐसे करके पूरा का पूरा भरा हुआ था,
ठीक है, ये ऐसे में पूरा भरा हुआ है। ठीक है, पूरा। और यहाँ से लिक्विड एंटर किया। यहाँ से जब एंटर करेगा लिक्विड, ठीक है, एक कंटेनर जिसका यहाँ तक ही था, पूरा का पूरा पूरा मुंह खुला हुआ था, ये जैसे यहाँ से यहाँ लिक्विड अगर एंटर किया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, वैसे क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ से जो था ना, इतना लिक्विड जो है बाहर निकले। समझ आ रही बात? यहाँ से लेकर यहाँ तक की बाहर निकले। जो बाहर निकला ना, उसको मैं रेड से दिखाता हूँ। ठीक है, कितना एंटर किया यहाँ से एंटर किया यहाँ तक। यहाँ से लिक्विड जो एंटर किया ना, जो निकल रहा जो एंटर कर रहा है, ठीक है, ये एंटर किया। ये एंटर वाले को मैं ब्लू से दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने इसको अंदर पुश किया लिक्विड को, ये वाला जो लिक्विड था यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये थोड़ा आगे बढ़ा और इसमें से लिक्विड थोड़ा निकल गया। तो जो एंटर किया वो क्या है, वॉल्यूम V1 है। और जो बाहर निकला एंटर किया करने की वजह से, वो कितना निकल जाएगा, V2 निकल जाएगा बाहर, है ना। वो कितना निकला बाहर, V2 निकला। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सिंपल भाषा में क्या कहता है, जितना आएगा उतना निकलेगा। ठीक है, तो V1 इक्वल टू V2, जितना आया उतना निकला, सीधी भाषा में। मेरी बात समझ में आ रही है, फील आ रही है इस चीज की। जितना पहले फिक्स था, हमने थोड़ा सा उस पर लिक्विड को और एंट्री दिलवाई, तो वो उसको अपनी जगह चाहिए, उसको अपनी जगह चाहिए जाने के लिए जो पुराना लिक्विड था उसको बाहर से निकलना पड़ेगा, तो वो बाहर निकला। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम एंटर किया है, मान लो A1 इंटू V1, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, या A1 इंटू लेंथ L1 कर दो। कितना एंटर किया, A1 इंटू लेंथ L1। एरिया A1 क्या हो गया, एरिया हो गया, ये लेंथ क्या हो गया, L1 हो गया। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग। निकला कितना, A2 इंटू L2। दिस इज ये क्या हो गया हमारा, ये लेंथ L2 हो गया, और ये एरिया कितना हो गया हमारा, A2 हो गया। A1 इंटू L1 क्या हो गया, L1 हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम। A2 इंटू L2 क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। ये डेल्टा टी कट गया ना, तुम क्या बोल सकते हैं, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये क्या है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, कि जैसे कैसे था तुमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, क्या उसकी डेफिनेशन तुमने सीखी थी, फिर तुमने उसका फॉर्मूला सीखा था। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमने सीखी यहाँ पे, कि जो भी अमाउंट एंटर करेगा उतना अमाउंट एग्जिट करेगा। इसी का मैथ्स वाला फॉर्म क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी कैसा होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी कैसा होता है, हमेशा कांस्टेंट। जहां पर एरिया ज्यादा होती है वहां पर वेलोसिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल तुम इसको देख सकते हो। डॉक्टर सिरिंज लगाता है, जब सिरिंज पे देखा ऊपर में सुई लगी होती है, अगर तुमने वो सुई निकाल दी ऊपर से, ठीक है, तुम अगर सिरिंज को दबाओगे ना, अगर तुम देखते हो लिक्विड बाहर निकलता है कुछ वेलोसिटी से, ऐसे करके, ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे निकलता है। ठीक है, ये एरिया इसका बड़ा होता है। ठीक है, एरिया बड़ा होता है ना, तो वेलोसिटी लेस होती है। ठीक है, ऐसे जब यहाँ से पुश करेंगे, अब जब तुम इसी चीज पे ऐसे करके जब तुम इस पे सुई लगा देते हो ना, तो सुई लगा दी जाती है मगर इसके ऊपर, सुई का देखो एकदम छोटा सा उसका ओपनिंग होता है, बहुत नैरो ओपनिंग होता है। तो हम एरिया क्या कर देते हैं, एरिया कम कर देते हैं। एरिया कम कर देते हैं तो याद रखना, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर हमने एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कैसी होती है, वो बढ़ जाती है। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो लिक्विड का जो फुहारा होता है ना, बहुत तेजी से निकलता है, और वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है,
और क्या कहते हैं हाई वेलोसिटी से उसको डाला जाता है, तो जो वेन्स होती हैं, ठीक है, जो भी आर्टरीज़ होती है, वहाँ पे ब्लड को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वो चला जाता है, ठीक है। एरिया हाई होगी तो वेलोसिटी कैसी होती है? लेस होती है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये प्रूफ लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का प्रूफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। बर्नौली थ्योरम जब हम लोग सीखेंगे, वहाँ पे इस चीज़ का काम आएगा। और एक चीज़ समझ के चलना कि हमने यहाँ पर जो कांसेप्ट यूज़ करते चले जा रहे हैं, कि वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है? याद रखना, जितना मास यहाँ पे एंटर किया, उतना मास यहाँ से निकला। मास अगर निकला है मा एक्चुअली देखो ये पता है यहाँ पे मास एंटरिंग इक्वल्स टू मास एग्जिटिंग, ठीक है? और हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि मास अगर सेम है, तो हमने अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया अ, अगर हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया डेंसिटी के साथ, ठीक है? तो m1 बाय m2 भी ये हो जाएगा बाय रो इक्वल्स टू m2 बाय रो, ठीक है? इसी से हमने क्या निकाला वॉल्यूम एंटरिंग इक्वल्स टू वॉल्यूम एग्जिटिंग। मास सेम होगा, लेकिन डेंसिटी हम सेम तभी डिवाइड कर सकते हैं अगर लिक्विड कैसा है इनकम्प्रेसिबल। अगर लिक्विड कम्प्रेसिबल हो जाएगा तो लिक्विड दब जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हो सकता है ज्यादा दब जाए तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी अलग होगी, यहाँ पे इसकी डेंसिटी अलग हो जाएगी, ठीक है? तो लेकिन ऐसा तो हम मान के चले कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, इसलिए डेंसिटी हर जगह कैसी रहेगी, सेम रहेगी। प्राइमरी चीज होती है मास रिमेन सेम है, बट फ्रॉम मास वी कंक्लूड वॉल्यूम इज सेम, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं हमारे एट द बैक ऑफ द माइंड कि लिक्विड कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल। क्लियर हो गई बात सबको? इसके बाद देखो कुछ इसके और भी एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। इसको इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नोट कर लो तो अच्छा। आगे बढ़ते हैं। इसके पता देखो तुमने पढ़ा होगा, एक पता है एक इंग्लिश में बहुत फेमस सेइंग है, डीप वाटर रन्स काम। जो गहरा पानी होता है हमेशा शांत होता है। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है ना कि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है? वो कभी शो ऑफ नहीं करता है। कभी देखना, कभी तुम अगर आईपीएल मैच देखोगे ना, तो मुकेश अंबानी एकदम हमेशा हाफ शर्ट और पैंट पहन कर के आता है। ना हाथ में कितनी बार कोई घड़ी होती है ना कुछ। फेसबुक तुम मार्क जुकरबर्ग को देखोगे ना, तो हर दिन वो एक ही कपड़ा पहनता है, ठीक है? ग्रे कलर की टी-शर्ट पहनता है और एक जीन्स पहनता है, ठीक है? हमेशा एक ही कलर का। कोई उन्हें कपड़े कोई महँगे-वहँगे नहीं होते, एकदम सिंपल से। तो वो लोग क्या इतने अमीर लोग हैं ना, तो वो लोग बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते, ठीक है? तो ये क्या रहता है, डीप वाटर रन्स काम, मतलब जो गहरा पानी होता है वो हमेशा शांत रहता है, ठीक है? ज़्यादा पैसे वाले, ज़्यादा नॉलेज वाले लोग जो होते हैं कभी दिखावा नहीं करते हैं। अब ये तो हमने देख लिया भाई इसका इंग्लिश लिटरेचर में क्या मतलब होता है। अभी देखते हैं फिजिक्स में ये कैसे वैलिड होता है, ठीक है? तो देखो, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे करके ये एक नदी टाइप की कुछ है, ठीक है? ऐसे करके इस तरह से, ठीक है? ठीक है, ऐसे मान लो न कोई है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि जब तुम नदी के पास होते हो ना, ठीक है? तो ना वहाँ पे पूरा का पूरा वो हो जाता है, क्या कहते हैं, सैंड का डिपॉज़िट होता है, ऐसे, ठीक है? ऐसे माना पर सैंड का डिपॉज़िट है। तो यहाँ पर जो जैसे यहाँ से पानी का फ्लो हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर जो पानी को जो एरिया मिलता है फ्लो करने के लिए, तुम देखा जाए तो ध्यान से, तो पानी का एरिया इतना सा मिल रहा है। इतना एरिया पानी के पास अवेलेबल है फ्लो के लिए, ठीक है? यहाँ पर जैसे आगे जाता है ये पूरा, जब तुम नदी के पास जाओगे ना तो जो बैंक होती है, ठीक है? वहाँ पर ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं,
सैंड का डिपॉजिट होता है, ठीक है? ऐसे। तो अब ये मान लो यहाँ तक कि बैंक है रिवर की। जैसे आगे जाओगे ना, अब यहाँ पर क्या होता है, सैंड का डिपॉजिट नहीं होता है, यहाँ पे नदी काफ़ी गहरी होती है, यहाँ पे गहराई कम होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ इतनी सी गहराई है और यहाँ पे क्या गहराई कम होती है, ठीक है? यहाँ पे गहराई इतनी ज़्यादा है। देखो यहाँ पर एरिया भी, यहाँ पे एरिया अवेलेबल इतना है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ना तो एरिया अवेलेबल इतना सारा है, ये एरिया अवेलेबल है। तो पता है, क्या होता है, यहाँ पर एरिया कम है, तो वेलोसिटी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ वेलोसिटी कैसी हो जाती है? लेस हो जाती है। इसीलिए जो पता है, जो क्या कहते हैं, जो नाव तैराक होते हैं ना, ठीक है? वो ये बात समझ जाते हैं कि वहाँ पे देखो पानी काफ़ी शांत है, तो पता है वो ऐसे अपने उनको पता है कि वहाँ पे डेंजर है, ठीक है? डेंजर है मतलब वहाँ पे नहीं जाने का है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे क्या वेलोसिटी कम है, वहाँ पे मतलब कि पानी वहाँ पे शांत है, मतलब वेलोसिटी कम है। वाटर की मतलब वहाँ पे गहराई कैसी होगी? ज़्यादा होगी, वहाँ पे डूबने की चांस कैसी होगी? ज़्यादा होगी। इसलिए जब तुम नदी में जाओ ना, तो तुम अगर देखो कभी भी रिवर के पास जाओ, ठीक है? और तुमको अगर वहाँ पे मस्ती करने का मन करे, तो तुम वहाँ पर 1 मिनट, हेलो, बहुत बढ़िया सर। सर मैं बात करता हूँ आपसे 10 आधे घंटे में। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि अगर कहीं पर भी तुम देखो ना कि नदी के पास है, ठीक है, मस्ती-वस्ती करना, तो ये ध्यान रखना भई कि जहाँ रिवर बैंक होता है ना, वहाँ तुम देखो कि पानी दूर का शांत है अगर, ठीक है, मतलब वहाँ पे नहीं जाने का, ठीक है? वहाँ पे गहराई कैसी होगी पानी की? बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इसे कहते हैं डीप वाटर रन्स काम, ठीक है? गहराई यहाँ जहाँ पर ज़्यादा होती है, वहाँ पानी का बहाव कैसा होता है? तेज़ होता है। सॉरी, वहाँ पानी का बहाव कम हो स्लो होता है, डीप वाटर जहाँ गहराई ज़्यादा होगी, वहाँ पानी का फ्लो कैसा? स्लो होता है। ये हमसे एक पॉइंट हमें सीखने के लिए मिला। उसके बाद देखो कि अगर मान लो जैसे कि तुम लोग सुने भी होंगे कि जो क्या कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है? ये भी पता है हमारे काफ़ी नॉलेज की चीज़ है। ब्लड प्रेशर हमारा किसी बॉडी का कब बढ़ता है? बोलते हैं ना कि इसका बीपी बहुत हाई हो गया, तो बीपी हाई होना से मतलब कोलेस्टेरॉल ज़्यादा होता है तो उससे बीपी हाई हो जाता है। तो जो हमारे फैट से जो हम खाते हैं, ठीक है? उससे हमारा बीपी का क्या ताल्लुकात है? समझना देखो, हमारे जो ये चीज़ मेरे को एक्चुअली जब मैं मेरी मम्मी का एक्चुअली जब एंजियोप्लास्टी हुई थी ना, ठीक है? तो बीपी मम्मी का काफ़ी हाई रहता था, तो मेरे को डॉक्टर ने बहुत समझाया भी था इस चीज़ को। तो मेरे को जल्दी समझ में भी आ गई थी बात, क्यों? क्योंकि मेरे को पहले से पता था कि भई हमारे आर्टरीज़ में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है देखो, कि यहाँ पे ना हमारे ऐसे करके हमारे बॉडी में ना ब्लड वेसल्स में अगर मान लो कोलेस्ट्रॉल अगर आकर के जम जाता है, मतलब जो घी, तेल जो हम खाते हैं ना, ठीक है? उसी की परत क्या होती है, हमारे ब्लड वेसल्स की लेयर में जम जाती है, क्योंकि जो हम खाते हैं वो खून में भी तो वो चीज़ मिक्स अप होके दौड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है ना, तो ये देखो ये एरिया कैसा है, बड़ा है और ये अंदर का एरिया कैसा छोटा हो जाता है ना। अगर अंदर का एरिया छोटा हो जाएगा, तो एरिया इंटू वेलोसिटी कैसा रहता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर मान लो कहीं पे अगर एरिया छोटा हो गया, तो वहाँ पे वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो मतलब देखो, जब ज़्यादा वेलोसिटी होती है ना किसी की, तो फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन नहीं होता, फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो से क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होता है, बीपी का बढ़ जाता है, ठीक है? क्योंकि ब्लड की स्पीड बढ़ जाती है और ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा प्रेशर भी होता है। अब मैं तुम लोग को समझाऊँगा, ठीक है? अभी बस याद रखो कि जब इसमें क्या स्पीड वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेलोसिटी से प्रेशर ही बढ़ता है, वो हम लोग बर्नौली में देखेंगे, ठीक है? बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है? आई होप सबको इतना समझ में आ गया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें तुम लोग को प्रिंसिपल ऑफ कंटीन्यूटी आनी चाहिए कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है? चलो अभी मैं क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, फिर से जॉइन कर लो, ठीक है? हम लोग इसके बाद आप सीखते हैं बर्नौली थ्योरम। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से जॉइन कर लो।